हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। ये है फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 4 और इसमें जियान इस नए कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने वाला है। अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसे डेफिनेटली देख लो, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा क्रूशियल नॉलेज छिपी हुई है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली रेड बटन को प्रेस कर दो, जिससे आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करो। चलो अब कर लेते हैं छोटा सा रिकैप। जब तोशी एंशिएंट गॉड जियान से असली फ्लेम मंत्रा को इनराइट करने के लिए पूछते हैं, जियान बिना हेजिटेशन के एग्री कर देता है। फिर तोशी एंशिएंट गॉड ने एक स्क्रोल को जियान को दिया था। ये ब्लैक स्क्रोल थोड़ा इल्यूजरी होता है, जैसे जियान इसे टच करता है उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज रिएक्ट कर रही हो। तब स्क्रोल में से एक छोटी सी फ्लेम बाहर आती है। ये जियान की शरीर के चक्कर काटने लगी थी। तोशी एंशिएंट गॉड बताते हैं कि जियान की बॉडी को चेक कर रही है। कुछ समय बाद खूब सारी नॉलेज जियान के दिमाग में ट्रांसमिट होने लगती है। ये था कंप्लीट फ्लेम मंत्र। इसके हिसाब से फ्लेम मंत्र को 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। वेल और भी बहुत सारी जानकारी थी, उसके लिए आप देखो पिछले पार्ट को। लेकिन जो एग्जिस्टेंस जियान को फ्लेम मंत्रा के बारे में बता रहा था, जियान उसके माथे पे उसी सिंबल को देखता है जो उसके शाओ क्लैन का एंसेस्ट्रल मार्क था। और इस बात पे तोशी एंशिएंट गॉड अपना ठप्पा भी लगा देते हैं। वो कहते हैं फेंजू यानी कि फ्लेम मंत्रा के क्रिएटर और तुम्हारे शाओ क्लैन के बीच में डेफिनेटली कनेक्शन है, लेकिन तुम इस जानकारी को अभी जानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें उससे पहले स्ट्रॉन्ग होना होगा। वो कहते हैं इससे पहले मेरा ये सोल अवतार गायब हो, मेरी तुमसे 2 रिक्वेस्ट है। पहली ये है कि तुम ज्यादा से ज्यादा होली फ्लेम्स को इकट्ठा करना है, क्योंकि तुम इनसे ही स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। जब तक तुम फाइटिंग इमोर्टल्स के लेवल तक नहीं पहुंच जाते तब तक शाओ क्लैन के एंसेस्ट्रल मार्क को एक्टिवेट मत करना, क्योंकि इससे तुम बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाओगे। और जियान का दूसरा टास्क होता है गोल्डन ड्रैगन किंग शाओजिन की बॉडी को रिक्रिएट करना। ये कहने के बाद तोशी एंशिएंट गॉड की सोल बॉडी गायब हो जाती है। फिर जियान और जिनलोंग के बीच में थोड़ी सी बात होती है। वैसे बार बार गोल्डन ड्रैगन किंग बोले तुम्हारे भाई की बैंड बज जाएगी, इस वजह से हम उनके नाम का इस्तेमाल करेंगे जो होता है जिनलोंग। वेल गोल्डन ड्रैगन किंग को चाइनीज में यही बोला जाता है। खैर चलो यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जिनलोंग जियान से कहते हैं तुम दुखी कॉन्टिनेंट से इस दुनिया में नए नए आए हो। आई थिंक तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में पता नहीं होगा, तो चलो मैं उन्हें डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। सरप्राइजिंग बात यही थी कि जियान के दिमाग में यही क्वेश्चन था। लगता है जिनलोंग ने जियान के चेहरे को पढ़ लिया था। जियान कहता है मास्टर प्लीज मुझे एनलाइटन करो। इस कॉन्टिनेंट में दुखी कल्टीवेशन एकदम पीक पे पहुंच चुकी है। अनगिनत जनरेशन के एफर्ट्स की वजह से दुखी लगातार रिप्रोड्यूस होती रही। इस वजह से यहाँ पे दुखी नॉर्मल जनता में फैल चुकी है। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि नॉर्मल डेली टू डेली लाइफ में भी दुखी एकदम इरिप्लेसेबल है। दोची कैसे एक्सट्रीम मल्टीप्लिकेशन की वजह से इस दोदी कॉन्टिनेंट में बहुत सारे दुखी कल्टीवेशन मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स जैसा कि तुम जानते ही होगे, दोची कल्टीवेशन मेथड्स में भी कई स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। बेसिकली अगर चीजों को समराइज किया जाए तो जियान जिस दुखी कॉन्टिनेंट से आ रहा है वहाँ पे दुखी कल्टीवेशन मेथड्स को 4 हिस्सों में बांटा गया था, जो कि होते हैं हेवन, अर्थ, ज़ोन और हुआंग। और इन चारों के भी 3 अलग अलग लेवल थे, जो कि होते इनिशियल, मिडिल और हाई। वहीं पर अगर बात करिए इस नई दोदी कॉन्टिनेंट की, जहाँ पे जियान प्रमोट होके आया है, तो यहाँ पे दुखी कल्टीवेशन मेथड्स को और भी आगे बढ़ा दिया गया है। ये होते हैं इमोर्टल, सेंट और गॉड। और इन तीनों के विचार अलग अलग लेवल्स हैं, जो कि होते हैं बिगिनर, मिडिल, हाई और पीक। ये दुखी कल्टीवेशन चीफ मेथड्स ही है जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कौन कितना आगे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सपर्ट इंटरमीडिएट जोन लेवल की एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करता है तो फिर वो उस एक्सपर्ट से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होगा जो हाई लेवल की हुआंग लेवल की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हो। दोदी कॉन्टिनेंट में वीक और पावरफुल को 3 तरीकों से पहचाना जाता है। इसमें सबसे पहले आती है तुम्हारी खुद की कल्टीवेशन। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बस 1 स्टार दोजन तक है तो फिर तुम चाहे कितनी रेयर कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारे लिए उस दोशंग एक्सपर्ट को हराना मुश्किल होगा जिसका कल्टीवेशन मेथड तुमसे नीचा है। दूसरे नंबर पे आती है कल्टीवेशन टेक्निक। अगर 2 सेम लेवल के एक्सपर्ट्स जो कि अलग अलग लेवल के कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें एक स्टेज पे खड़ा किया जाए तो दोनों के बीच का फर्क काफी जल्दी मालूम पड़ जाएगा। और इसके बाद आखिरी चीज होती है फाइटिंग स्किल्स। जैसा कि इनका नाम है, ये वो स्किल्स होती है जिनकी हेल्प से दुगी का इस्तेमाल अलग तरीके से किया जा सकता है। इस दोदी कॉन्टिनेंट की 2 स्किल्स की अलग अलग लेवल्स हैं। अगर जनरली बात करिए तो इन्हें भी 4 लेवल में डिवाइड किया गया है। वैसे तो दोदी कॉन्टिनेंट में बहुत सारी टेक्निक्स मौजूद हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बस शुरुआती लेवल की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई एडवांस फाइटिंग स्किल्स को हासिल करना चाहता है तो उसे डेफिनेटली किसी फैक्शन या फिर एकेडमी को ज्वाइन करना होगा। ऑफ कोर्स कई दुखी कल्टीवेशन मेथड्स को फैमिलीज एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर करती हैं। इनकी अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। इन 3 कंडीशंस को मिला के ही पता लगा जा सकता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक। जनरली जितना दुखी कल्टीवेशन मेथड का लेवल हाई होगा एक्सपर्ट को फ्यूचर में उतने ज्यादा फायदे मिलेंगे। बात बस ऐसी होती है कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए एडवांस दुखी कल्टीवेशन मेथड्स को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। वो कल्टीवेशन मेथड्स जो कि नॉर्मल लोगों में घूम रहे हैं मोस्टली वो अर्थ लेवल से ज्यादा हाई नहीं जाते। कुछ रिलेटिवली पावरफुल फैमिली और मीडियम साइज के सेक्ट के पास हेवन लेवल के कल्टीवेशन मेथड्स भी मौजूद हैं। जहाँ तक बात रही हेवन से ऊपर वाले इमोर्टल रैंक वाले कल्टीवेशन मेथड्स की, तो शायद ऐसी टेक्निक कुछ ट्रांसेंडेंट फोर्सेस के पास ही होंगी, क्योंकि ऐसे फैक्शंस और ग्रेट एम्पायर
एम्पायर से ऐसी प्रोफाउंड कल्टिवेशन टेक्निक्स को पोजेस करने की क्वालिफिकेशंस रखते हैं, बोले तो औकात। और जहाँ तक बात रही होली ऑर्डर की, तो पिछले 100 सालों से होली ऑर्डर का कल्टिवेशन मेथड अभी तक अपीयर नहीं हुआ है। अगर थियोरेटिकली बोला जाए तो अगर कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट इन एडवांस स्किल को हासिल करना चाहता है तो उसके लिए आसमान छूने जैसा होगा। खैर दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। दूधी कॉन्टिनेंट बहुत वास्ट है। जहाँ पे कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में हजारों फैक्शंस मौजूद हैं, तो कॉन्टिनेंट का साउदर्न पार्ट मैजिकल वेस्ट को बिलोंग करता है। इन सभी के आईक्यूज बहुत ही हाई होते हैं। दूधी कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है। इस वजह से जब उनकी जिंदगी खत्म होने पे आती है तो वो सभी एक्सरसाइजेस जिन्हें उन एक्सपर्ट्स ने अपनी लाइफ में क्रिएट किया होता है वो लेगेसी के रूप में छिपा दी जाती हैं। कहा जाता है कि अगर तुम कहीं खाई में गिर जाते हो तो तुम्हें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 2-4 कदम आगे पीछे चल के देखो, हो सकता है कि तुम पावरफुल एक्सपर्ट बन के बाहर निकलो। ये सिर्फ खाली शब्द नहीं है। दूधी कॉन्टिनेंट की हजारों लाखों साल की हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहे हैं जो इन एडवेंचर्स की वजह से पावरफुल हो पाए हैं। ऑफ कोर्स इस स्टोरी के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। ऐसी हिडन लेगेसीज की वजह से दूधी कॉन्टिनेंट में ऐसे कई लोग भी मौजूद हैं जिन्हें दिन में सपने देखना बहुत पसंद है। वो बस खाइयों पर लटका के बैठे रहते हैं। इन्हें इंतजार होता है कि ऐसी पीयरलेस लेगेसी का जिससे वो तुरंत ही एक्सपर्ट बन जाए। ऑफ कोर्स इनमें से ज्यादातर लोगों को अपने हाथ पैरों को तोड़वा के वापस लौटना पड़ता है। बेसिकली दूधी कॉन्टिनेंट एकदम मिरेकल से भरा हुआ है। जिन लोग कहते हैं जियान तुम्हारे लिए इस बात को जानना भी जरूरी है कि दूधी कॉन्टिनेंट में कल्टिवेट करना आसान नहीं है। जैसे तुमने दूधी कॉन्टिनेंट में कल्टिवेट किया होगा वैसे भी यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। बट दूधी कॉन्टिनेंट आखिरकार एक अपर प्लेन है। यहाँ के हेवन और अर्थ की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी वजह से लोग यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाते हैं। जनरली बोला जाए तो दूधी कॉन्टिनेंट में रिसाइड करने वाले ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में 2 जून तक जरूर पहुंच जाते हैं। कुछ टैलेंटेड एक्सपर्ट दोशांग में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं और जहाँ तक बात रही दूधी एक्सपर्ट्स की तो उन्हें यहाँ पे रेयर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ की रॉयल फैमिलीज में कई दूधी एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। आखिरकार कई ओल्ड मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें शांति से कल्टिवेट करना बहुत पसंद होता है। वो अपनी लाइफ में इस लेवल को अचीव कर लेते हैं। दूधी कॉन्टिनेंट की करेंसी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर है। 100 कॉपर होते हैं 1 सिल्वर के बराबर, वहीं पे 100 सिल्वर होते हैं गोल्ड के बराबर। फिर भी अगर दूधी कॉन्टिनेंट की जनरल हायरार्की को देखा जाए तो इसे दूधी, दोशियान और दोशैन में बांटा गया है। इनमें से हर एक रैंक 9 स्टार्स में डिवाइडेड होती है और इन 1 से लेकर 9 स्टार्स को भी अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, लेट स्टेज और कंजर्वेशन में डिवाइड किया गया है। हर एक लेवल की 9 स्टार्स को क्रॉस करने के बाद ही तुम्हें अगले रेल में एंटर करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक बात रही एल्केमिस्ट की तो इन्हें फर्स्ट ग्रेड एम्पर, सेकंड ग्रेड एम्पर और थर्ड ग्रेड एम्पर में डिवाइड किया गया है। हर एक रैंक के भी 3 हिस्से हैं। ये होती इमोर्टल रैंक की पिल्स, सेंट रैंक की पिल्स और लेजेंडरी डिवाइन पिल्स। बस डिवाइन पिल्स अभी भी लेजेंड्स बनी हुई हैं, इन्हें किसी ने नहीं देखा। और जहाँ तक बात रही कल्टिवेशन लेवल की तो ये होती है इमोर्टल रैंक, होली रैंक और गॉड रैंक। इनमें भी लो, इंटरमीडिएट और हाई लेवल के होते हैं। लास्ट में होता है कंप्लीट। जहाँ तक बात रही दूधी कॉन्टिनेंट के मॉन्स्टर्स की तो इनके भी 3 लेवल्स हैं। पहला होता है एम्पर, दूसरा होता है इमोर्टल और तीसरा होता है गॉड। और ये हर एक रियल्म 10 लेवल में डिवाइड किया गया है। कहा जाता है जब कोई मैजिकल बीस्ट एम्पर के 10th लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसके पास इंसानी फॉर्म को लेने की पावर होती है। फिर वो ह्यूमन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैजिकल बीस्ट की लंबी जिंदगी की वजह से उनके एम्पर तक पहुंचने के काफी हाई चांसेस होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मैजिकल बीस्ट एम्पर रैंक में ब्रेक थ्रू करता है फिर उसे हर एक रैंक में डिवाइन ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे थोड़ी सी भी केयरलेसनेस उस मैजिकल बीस्ट की जान ले सकती है। लेकिन अगर मैजिकल बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो वो इन ट्रिब्यूलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। बस बात ऐसी होती है कि उन्हें फिर से कल्टिवेट करना होगा। कहा जाता है जो मैजिकल बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं उनके पास गॉड ऑफ फाइटिंग लेवल तक जाने का मौका होता है। बस अब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आ पाई है। गोल्डन ड्रैगन किंग की इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद इस समय जियान का दिमाग भी जलना रहा होता है। आखिर इन्फॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही थी। क्या चाहे कुछ भी हो वो इस कॉन्टिनेंट को फेस करने के लिए तैयार है। बाहर के खुले आसमान को देख के जियान कहता है एक नई शुरुआत। हाँ, उसके चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल आ गई थी। सीन चेंज हुआ था। हम देखते हैं खुले आसमान को। अभी नीचे से लगातार बीस्ट के रोज की आवाज आ रही होती है। तभी अचानक से हमारा ध्यान आसमान के एक स्पॉट पे जाता है। उस जगह पे कोई डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो रहे थे। कुछ समय बाद उस स्पेशल क्रैक में से एक नौजवान बाहर आया होता है। ऑफ कोर्स जियान के अलावा कौन हो सकता था। जब शुरुआत में जियान यहाँ पे पहुंचा था तो वो पाता है कि यहाँ की दूकी कॉन्टिनेंट की दूकी थोड़ी सी प्योर है। इस वजह से वो और चीजों पे कुछ खास ध्यान नहीं देता। लेकिन अब जब वो अपनी सेंसेस को फैला रहा है हम जियान के चेहरे को सरप्राइज से भरते हुए देखते हैं। वो कहता है तो ये दूधी कॉन्टिनेंट है। सच में यहाँ पे खूब ओरिजिन चीज मौजूद है। जब जियान हवा में खड़े होकर अपने हाथों को फैला के दूधी कॉन्टिनेंट की जगह को फील करता है वो पाता है कि यहाँ की हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके दूधी कॉन्टिनेंट से कई गुना पावरफुल है। शायद तभी से अपर प्लेन बोला जाता है। रिंग के अंदर जिनलोंग भी जियान को बिल्कुल रोकते नहीं है। वो उसे अच्छे से यहाँ के वातावरण को फील करने देते हैं। जियान कहता है मास्टर अब मैं कहाँ जाना चाहिए। अभी जिनलोंग भी पिछली यादों में चले गए थे। वो एक नॉस्टैल्जिक आवाज में बोलते हैं ये दूधी कॉन्टिनेंट 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ऑफ कोर्स ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हमें अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल
पावरफुल एक्सपर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मुझे कुछ निजी मामले निपटाने हैं। और जो तुम्हारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि वहाँ पे एक होली फ्लेम एग्जिस्ट करती है। अब बस मुझे पता नहीं है कि मेरे एब्सेंट होने के बाद वो अभी भी नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में मौजूद है। जब जियान को सुनाई देता है होली फ्लेम, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। जियान याद करता है कि उसने किस तरीके से अपनी पहली हेवली फ्लेम को ढूंढा था। जब जियान स्टंट फील कर रहा होता है, जिनलोंग की आवाज फिर से उसके कानों में पहुंचती है। वो कहते हैं तुम पहले नीचे जाओ। इस कॉन्टिनेंट के आसमान को भी कई स्टेट रूल करते हैं, यानी कि आसमान में उड़ना मना है। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं फरोशियत से दिखने वाले इंसान को। वो अपने सामने की नाजुक से दिखने वाली औरत से बोलता है, मैं तुम्हारी उम्र को देख के कह रहा हूँ, तुम मुझे खजाने की जगह बता दो, क्योंकि तुम अगर ऐसा नहीं करती हो तो आज हम सब भाई मिलकर तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये कहते कहते उस बंदे के चेहरे पे एक इविल स्माइल आ गई थी। ये सुन के वो लड़की अपनी फियर्स आंखों से उस भारी भरकम से इंसान को देखती है। वो कहती है, मुझे ट्रेजर पवेलियन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं म्यू फैमिली की बस एक सर्वेंट हूँ, तो मैं इसके बारे में म्यू फैमिली से पूछना चाहिए। ये सुन के एक बंदा गुस्से से भरी आवाज में बोलता है, म्यू फैमिली से जाके पूछो, हम म्यू फैमिली से ही आ रहे हैं। म्यू फैमिली के हेड ने मरने से पहले बताया था कि खजाने के ब्लूप्रिंट को तुमने चुरा लिया है। फाइनली इस बंदे की बात को सुन के वो लड़की समझ जाती है ये सभी लफंगे उसके पीछे हैं, इन्हें ट्रेजर मैप से कुछ भी मतलब नहीं है। वो कहती है अगर तुम्हें अटैक करना है तो करो, तुम ऐसे बहाने क्यों बना रहे हो। ये सुन के उसके पीछे जो बंदा खड़ा होता है उसकी आंखें एकदम फायरी हॉट हो जाती हैं। उसकी वो गंदी आंखें लड़की के बॉडी पार्ट्स को घूर रही होती हैं। वो तुरंत ही आगे इशारा करते हुए बोलता है, जाओ पहले सबसे पहले इसके कपड़े उतारो, हमें इसके रिंग को ढूंढना होगा। जब लड़की देखती है कि सभी एक्शन लेने के तैयार हैं, उसका एक हाथ दूसरे हाथ की उंगली के अंगूठी से लाता है। आखिरकार ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो इन सभी को सक्सेसफुल होने नहीं देगी। सीन फिर से चेंज हुआ था। जिनलोंग जो कि जियान से बात कर रहे होते हैं, अचानक से उन्हें एक ऑरा फील होता है। वो कहते हैं, जियान रुको, हमें जल्दी से ईस्ट डायरेक्शन में जाना होगा। मैं वहाँ से एक फैमिलियर से ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ। ये ऑरा जिनलोंग को जाना पहचाना लग रहा था। सीन फिर से चेंज होता है। इन लफंगों को हमला करते हुए देख उस लड़की का हाथ अपने सिर की तरफ जाता है, शायद वो अपनी जान लेना चाह रही है। बस इसी समय एक बैंग की आवाज आती है। जियान का फिगर उसके सामने प्रकट हुआ था। अभी लिटरली भी जियान की बॉडी से बाहर आ चुका होता है। जब वो आसपास के घटिया लोगों को देखता है, गुस्से में आके उसने अपनी पावर को रिलीज कर दिया था। बूम बूम की आवाज के साथ हम सारे अटैकर्स को उड़ते हुए देखते हैं। शायद जियान ने रियलाइज नहीं किया, लेकिन दूधी कॉन्टिनेंट में आने के बाद जब से लिटरली के माथे में मिस्टीरियस रून अपीयर हुआ है, लिटरली अब और इंसान जैसा हो गया है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से सारे अटैकर्स के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इनका लीडर ग्लूमी आवाज में बोलता है, आखिर तुम हो कौन? ये लड़की हमारी टारगेट है। अगर तुम यहाँ पे ब्यूटी को बचाने के लिए आए हो तो लगता है तुम गलत लोगों का सामना कर रहे हो। ये कहने का तो आगे इशारा करके बोलता है, भाइयों हमला करो। जिस तरीके से जियान ने उसकी जान बचाई थी, वो लड़की अंदर से काफी ग्रेटफुल फील करती है, लेकिन उसे अपने पीछा करने वाले इन सभी लोगों की स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है। वो नहीं चाहती थी कि जियान फालतू में चोटिल हो जाए। इस वजह से वो चिल्ला के बोलती है, यंग मास्टर केयरफुल। इनका लीडर एक 6 स्टार दोशांग है, लेकिन अगले पल में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होता। वो सभी लोग जो कि उसके ऊपर अपने अपने वेपन्स को लेकर हमला करने के लिए कूद गए थे, जियान के एक इशारे से सभी खून में बदल जाते हैं। अब बचे हुए लोगों की आंखों में बस एक हॉरर दिखाई देता है। जियान अपनी स्टोर रिंग से एक मेडिसिन पिल को बाहर निकाल के अपने सामने खड़ी लड़की से बोलता है, ये हीलिंग मेडिसिन है, अगर तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें जहर दे दूंगा तो तुम इसे ले सकती हो। ये तुम्हारे घाव को भरने में मदद करेगी। भले लड़की के पैरों से खून बह रहा हो, लेकिन उसकी आंखों से डिटर्मिनेशन बिल्कुल गई नहीं होती। हमारा ध्यान जाता है ग्रुप के लीडर पे। इस समय वो हॉरिफाइड होने के साथ काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो गया था। आखिर उसकी भी कई दूसरे लेवल के एक्सपर्ट से जान पहचान है। ये सभी बहुत ही मेहनत मुशक्कत करके अपने इस कल्टीवेशन लेवल पे पहुंच पाए हैं, लेकिन जब जिन उसके सामने प्रकट हुआ तो ग्रुप लीडर को ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी सारी दुई जम गई हो। खासकर उस छोटे से सफेद बेबी को देख के पूरी टीम के पसीने छूट जाते हैं। जियान को मेडिसिन पिल को बाहर निकालती हुए देख वो लड़की बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती। वो एक बार जियान को थैंक यू बोल के इसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लेती है। जैसे उसने इसे कंज्यूम किया था, वो पाती कि उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी फैल रही है। ये एनर्जी कूलिंग सेंसेशन के साथ आई है। उसके घाव से जो खून बह रहा होता है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है। उसे अपने गाँव में से हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। ये डेफिनेटली एक हाई लेवल की मेडिसिन पिल है। वो लड़की शॉक हो गई थी। खैर इस परेशानी को खत्म करने के बाद जियान उस ग्रुप लीडर से पूछता है, तुम सभी मिलकर इस अवला नारी का पीछा क्यों कर रहे हो? ये सुन के वो ग्रुप लीडर जियान को हॉरर के साथ देखता है। जियान की फ्राइटनिंग पावर को देख के उसकी झूठ बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। वो कहता है, यंग मास्टर मेरी जान को बख्श दो। हम जब कुछ समय पहले म्यू फैमिली से मनी को कलेक्ट करने के लिए गए तो वहाँ पे चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। म्यू फैमिली के नौकरों को भी बख्शा नहीं गया, और जो ऐसा कांड करने वाले मिस्टीरियस लोग थे उन्होंने हमें भी धमकी दी कि हमें इस लड़की से वो ट्रेजर मैप कलेक्ट करना होगा। अपने गाँव को सही होते हुए देख उस लड़के को भी शांत होने का मौका मिलता है। वो जियान की तरफ काउंट करती हुई बोलती है, यंग मास्टर मेरी जान बचाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जियान को पता नहीं होता कि जिनलोंग ने आखिर इस 1 स्टार दोशांग को बचाने के लिए क्यों बोला, लेकिन जिनलोंग के पास अपने रीजंस होंगे। जियान कहता है, खड़ी हो जाओ। तो मैं सिर्फ
पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है तुम्हें इनके साथ क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है। ये सुन के वो लड़की अपनी दादी मीज के बोलती है यंग मास्टर इन्हें जाने दो, इनके पास भी कोई और चॉइस नहीं थी। आखिरकार मुझे ही पता नहीं है कि मेरे माँ बाप कौन है। जहाँ तक मुझे याद है मेरे पास बस एक यही रिंग है जो मुझे उन तक पहुंचा सकती है। मुझे इतना बड़ा म्यू फैमिली ने किया है, भले ही मैं इस समय कमजोर हूँ लेकिन मैं इसका बदला खुद ही लेना चाहती हूँ। अपने सामने के इस मामले को खत्म करने के बाद जियान यहाँ से सिमली जाना चाहता था। आखिरकार दुश्मनों पे से दया दिखाने की वजह से लोग अक्सर परेशानी में फंस जाते हैं, लेकिन तभी जियान का ध्यान जाता है सामने खड़ी लड़की के ऊपर। इस समय उसके चेहरे पे एक एम्बेरस एक्सप्रेशन था, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। जियान कहता है कि तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। कुछ और समय तक हेस्टेट करने के बाद वो लड़की फिर से जियान को देखती है। अब बस जियान उसकी आखिरी उम्मीद की किरण रह गया है। वो कहती है यंग मास्टर मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हो, अब क्योंकि म्यू फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो मेरा अब कोई घर नहीं है। हालांकि ये मेरी प्रेजेंशियस रिक्वेस्ट है, लेकिन क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूंगी। और तो मुझे इस मामले के बारे में पता लगाना है। जब जियान सामने इस लड़की की आंखों में डिटर्मिनेशन देखता है उसे खुद की याद आती है। एक तरीके से लड़की की सिचुएशन खुद से काफी सिमिलर है। आखिरकार इसके कमजोर होने की वजह से इसे इतना सताया गया है और अगर वो अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती है तो उसे स्ट्रॉन्ग होना होगा। ये सुन के जियान भी हेल्पलेस फील करता है। आखिरकार उसके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जियान को इसमें बहुत सारे सोल्यूशंस को ढूंढना है। जब वो सोचता है क्या इस लड़की को साथ में ले जाना वर्डन नहीं होगा तो उसके माइंड में जिन की आवाज ट्रांसमिट होती है। जिन लोग कहते हैं इसे साथ में ले लो, तुम्हारे इस डिसीजन के लिए तुम फ्यूचर में डेफिनेटली थैंकफुल होगे। तुम्हारा इस लड़की से यहाँ पे मिल पाना बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि जियान को पता नहीं होता कि जिन लोगों के इस वेक सेंटेंस का मतलब क्या है, लेकिन तब भी वो एग्री कर लेता है। जियान कहता है ठीक है तुम मेरे साथ आ सकती हो। जब जियान उसकी रिक्वेस्ट को ठुकराता नहीं है तो लड़की एकदम खुश हो जाती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है मेरा नाम चिंग युआन है, लेकिन यंग मास्टर मैंने आपको पहचाना नहीं। ओरिजिनली चिंग युआन एक अजनबी से इस मेडिसिन बिल को लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसे हिपोक्रेट लोग इन बदमाशों से भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकते हैं। आखिरकार म्यू क्लैन में वो ऐसे कई लोगों से मिल चुकी है, लेकिन न जाने क्यों लेकिन जियान की आंखों में उसे ऐसी काइंडनेस दिखाई देती है जो उसे सेफ फील करवा रही है। चिंग युआन की इंस्टिंक्ट्स बोलती है तुम्हें अपने सामने इस इंसान को फॉलो करना होगा। यही रीजन था जिसकी वजह से चिंग युआन ने जियान की मेडिसिन को कंज्यूम करने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं दिखाई, क्योंकि जियान को जिन लोगों में पूरा भरोसा था वो भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं मेरा नाम जियान है और तुम्हें मुझे बेनिफैक्टर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस थोड़े से एफर्ट की बात है। और जिस तरीके से जिन लोगों की आवाज में कॉन्फिडेंट झलक रहा होता है, साफ तौर पे चिंग युआन की आइडेंटिटी कुछ अलग है। जब जियान इस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करता है चिंग युआन का चेहरा लाल हो गया था। वो कहती है मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, बेनिफैक्टर आपने मेरी जान बचाई है, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी। आखिरकार बोलने का भी एक लहजा होता है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं फ्यूचर में आपको ब्रदर जियान बोलूंगी। ये सुन के जियान हेल्पलेस आवाज में कहता है ठीक है। जियान को अच्छे से पता होता है कि वो इतना भी अच्छा इंसान नहीं है। अगर जिन लोगों ने जियान को इस लड़की को बचाने के लिए नहीं बोला होता तो शायद इस लड़की की अभी तक जान जा चुकी होती, लेकिन क्योंकि जियान ने इसकी हेल्प करने के लिए डिसाइड किया है तो वो फिर से चिंग युआन को बेघर होने की फीलिंग को फील नहीं करने देगा। जब वो देखती है कि जियान किस तरीके से उसकी तरफ काइंडली बिहेव कर रहा है उसका दिल खुशी से भर जाता है। चिंग युआन बोलती है ब्रदर जियान क्या आपके पास कोई रहने की जगह है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो चलो हम म्यू फैमिली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चलते हैं। जब चिंग युआन को म्यू फैमिली की याद आती है हम उसकी आंखों को हल्के से लाल होते हुए देखते हैं। खैर जियान को भी इस एरिया के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं होती, इसलिए पूछते चिंग युआन क्या तुम इस एरिया की सिचुएशन पता है? मैं यहाँ से सबसे करीब की सिटी में जाके कुछ जड़ी बूटियों को खरीदना चाहता हूँ। ये सुन के चिंग युआन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो तब भी हंस के बोलती मैं बिल्कुल जानती हूँ। खैर इससे पहले हम स्टोरी में आगे बढ़े, आपको जानना चाहिए कि स्टोरी की कुछ खास अच्छी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो इंग्लिश वगैरह भी है वो बहुत ज्यादा घटिया है। तो हो सकता है कि बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन की गड़बड़ हो और कई चीजें तो चाइनीज लैंग्वेज से अभी तक इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करी गई हैं, सो हम डायरेक्टली उन्हें यूज कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चीजें आपके लिए सबसे बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करी जाए और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी हमारे पुराने जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे। चलो अब जर्नी को कंटिन्यू किया जाए। चिंगशन सिटी जो मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन के बगल में बसी होती है, ये नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का बॉर्डर भी होता है। अब क्योंकि एक तरफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स रहा करते थे और दूसरी तरफ मैजिकल बीस्ट, तो इस वजह से चिंगशन सिटी बहुत ही प्रॉस्परस होती है। जियान के अभी की स्पीड के साथ उसे चिंगशन सिटी में पहुंचने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन क्योंकि चिंग युआन के पैरों में चोट लगी हुई थी वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है। ऊपर से नीचे के सीन को देख के अभी चिंग युआन का मूड भी अच्छा हो गया होता है। वो कहती है ब्रदर जियान आप यहाँ पे अकेले क्यों, क्या आप इतने पावरफुल लोग यहाँ पे आप अकेले ट्रेवल करने के लिए आ गए? जियान बोलता तुमने सही कहा। बाय द वे चिंग युआन क्या तुम कॉन्टिनेंट के हिस्से की पावरफुल फोर्सेस के बारे में जानती हो? आखिरकार अभी जियान एक अनजाने जगह पे है, उसके लिए अच्छा हुआ कि वो पहले पता लगा ले कि यहाँ पे किसको ऑफेंड कर सकता है, वरना चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। हालांकि इसके बारे में जियान ने मास्टर जिंगलों से ही पूछा होता है, लेकिन जिंगलोंग कहते हैं मैं इन छोटे मोटे शहरों को याद नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी ऐसी बात को सुन के जियान के पसीने आ जाते हैं। इस वजह से उसकी उम्मीदें जाके टिकती चिंग युआन के ऊपर। चिंग युआन बताती है ये कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में बटा हुआ है,
एक हिस्सा होता है इंसानों का और एक होता है मॉन्स्टर्स का, यानी कि मैजिकल बीस्ट। मुझे मैजिकल बीस्ट की पावर हायरार्की के बारे में कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात रही इंसानों की, इन्हें बांटा गया एक कंट्री, 2 पवेलियंस, 3 वैलीज और 4 सेक्ट। ऑफ कोर्स इनके बराबर के कुछ फैक्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन ये नॉर्मली अपनी पावर को शो नहीं करते। चिंगयोन कुछ समय तक सोचने के बाद बोलती है, इस नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट को रॉयल फैमिली डोमिनेट करती है। हालांकि बीच में कई पावरफुल फैक्शंस भी खड़े हुए, लेकिन इन सभी को भी सरेंडर करना पड़ा। ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं होती कि रॉयल फैमिली के खिलाफ कोई आवाज उठाने के तैयार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया ये आवाजें गायब होती गई। कहा जाता है कि रॉयल फैमिली के पास एक फाइटिंग इमोर्टल लेवल का पावर हाउस है। जियान कहते दोशियान सच में शॉनलिंग कॉन्टिनेंट पावरफुल एक्सपर्ट से भरा हुआ है। उसे फाइनली समझ में आता है कि रॉयल फैमिली आखिर सबको क्यों दबा पा रही है। हालांकि इस समय जियान की स्ट्रेंथ 3 स्टार 2 की होती है, तब भी उसे दोशियान तक पहुंचने में काफी लंबा समय लगेगा। क्या रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, जियान बिल्कुल डिस्करेज नहीं होता। उसे पता होता है कि स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ा जा सकता है। चिंगयोन बताती है कि इस कंट्री को रॉयल फैमिली जनरेशन से रूल करती आ रही है। कहा जाता है कि रॉयल फैमिली बहुत पावरफुल है। जहाँ तक बात रही 2 पवेलियंस की, तो यह फैंगशियांग पवेलियन और वानहुआ पवेलियन। फैंगशियांग पवेलियन जब भी डिसेबल्स को स्वीकार करती है तो उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स का सामना करना पड़ता है। फैंगशियांग पवेलियन में बस फायर एट्रीब्यूट के मेंबर होते हैं और वो सभी मेल होने चाहिए। फैंगशियांग पवेलियन के अंदर फीमेल का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। वहीं पे अगर बात करिए वानहुआ पवेलियन की, इसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी हार्श नहीं होती। ये कहा जा सकता है कि वानहुआ पवेलियन फैंगशियांग पवेलियन के बिल्कुल अपोजिट है। वो बस फीमेल्स को एक्सेप्ट करते हैं। कहा जाता है कि वानहुआ पवेलियन और फैंगशियांग पवेलियन के लीडर्स के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था, लेकिन जब ये दोनों अलग होते हैं तो दोनों ने अपने अपने फैक्शंस को स्टेबलाइज किया। वहीं पे 3 वैलीज में पहली वैली है डैन वैली, फिर नाइटमेयर वैली और एस्ट्रोलॉजी वैली। और जैसा कि डैन वैली का नाम है, यहाँ पे जीनियस की बिल्कुल कमी नहीं है। कहा जाता है कि पिल वैली के फाउंडर को एक ऐसी खजाने से भरी जगह मिली जहाँ पे जड़ी बूटियों की बिल्कुल कमी नहीं होती, और तभी शुरुआत हुई पिल वैली की। बेसिकली पिल को चाइनीज में डैन बोला जाता है। हालांकि पिल वैली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन पिल वैली के एल्केमिस्ट के कनेक्शन चारों तरफ फैले हुए हैं। और जहाँ तक बात रही नाइटमेयर वैली की, तो ये सोल ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। हालांकि इनकी स्ट्रेंथ मीडियोकर लेवल की है, लेकिन सोल अटैक्स की वजह से ये काफी ज्यादा फेमस है। आखिर का सोल अटैक्स बहुत ही फेटल हो सकते हैं। वहीं पे एस्ट्रोलॉजी वैली तीनों वैलीज में सबसे कमजोर है। इनका काम होता है प्रोफेसी करना, मतलब भविष्यवाणी करना। वो सितारों की ताकत का इस्तेमाल करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। अगर बात करिए 4 सेक्ट्स की, तो ये पॉइजन सेक्ट, सोर्ड गॉड सेक्ट, मिंग सेक्ट और सोलोमन सेक्ट। पॉइजन सेक्ट जैसा कि इसका नाम है, इनके सारे मेंबर्स पॉइजन ची को इस्तेमाल करते हैं। ये और कल्टीवेशन मेथड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनमें भी जो पॉइजन सेक्ट का लीडर है वो ग्रेट पॉइजन बॉडी को पोजेस करता है। शुरुआत में एम्पायर ने पॉइजन सेक्ट के ऊपर हमले करने के लिए कई ट्रूप्स को भेजा, लेकिन पॉइजन सेक्ट का लीडर भी कम रूथलेस नहीं था। उसकी फाइटिंग पावर की वजह से हजारों सैनिकों की जान चली गई और अंत में जाके एम्पायर को पॉइजन सेक्ट के ऊपर गिव अप ही करना पड़ा। पॉइजन सेक्ट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पॉइजनस ची का इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार ऐसे लोगों को कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहता। भले पॉइजन सेक्ट के लीडर के ऊपर कई सवाल हो, लेकिन पिछले कई सालों में पॉइजन सेक्ट ने कुछ भी खास बुरा नहीं किया है, और यही रीजन है जिसकी वजह से वो अभी तक सरवाइव कर पा रहे हैं। और जैसा कि सोर्ड गॉड सेक्ट का नाम है, ये नॉर्मल कल्टीवेशन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। बस इनकी सारी फाइटिंग स्किल्स सोर्ड पर डिपेंड करती हैं। ये और चीजों पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। इनका मेन फोकस होता है अपने परसेप्शन और सोर्ड के यूज पे। लोग इसे ही सोर्ड इंटेंट बोलते हैं। सोर्ड गॉड सेक्ट के एक्सपर्ट्स इसी चीज का इस्तेमाल करके पिनिकल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। वहीं पे मिंग सेक्ट मशहूर है अपनी फाइटिंग स्किल्स के लिए। मिंग सेक्ट के मेंबर्स के पास छिपने की बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं। ये हमेशा अपने अपोनेंट पे घात लगा के बैठते हैं। जैसे इनका टारगेट दिखाई देता है, एक पावरफुल बस्ट अटैक का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को खत्म कर देते हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से मिंग सेक्ट को हिडन किलर का टाइटल दिया गया है। आखिरी में आता है सोलोमन सेक्ट। ये एक ऐसा सेक्ट है जो कि हर तरीके के लोगों को स्वीकार करता है, लेकिन चारों सेक्ट में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस सेक्ट भी है। आखिरकार ये अपनी पावर को हमेशा छिपा के रखते हैं और इनके बारे में कोई भी खराब खबर नहीं फैलती। खैर कुछ इस तरीके से चिंग युआन इस नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की सारी पावर से जियान को रूबरू करवाती है। फिर जैसे कोई छोटी बच्ची अच्छा काम करने के बाद तारीफ का इंतजार नहीं करने लगती, कुछ वैसी एंटिसिपेशन चिंग युआन की आंखों में आ जाती है। वैसे अभी ऐसी एंटिसिपेशन तुम्हारे भाई की आंखों में भी है। आप क्या कमेंट्स में लिख के तुम मेरी तारीफ करते हो, ये तो भाई तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा है। और जहाँ तक बात रही चिंग युआन की, ये कहा जा सकता है कि चिंग युआन हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर्स में से एक है। सो तुम इसके बारे में डिटेल्स तो याद ही रखना। नेक्स्ट पार्ट में विजिट करेगा जियान फैमिली के मेंशन को, फिर बात होगी खजाने की, और जियान की टोली का अगला पड़ा होगा एल्केमिस्ट एसोसिएशन। यहाँ पे उसे कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड से उसकी शुरुआत हो जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे हमारी वीडियोस आपके पास लगातार पहुंच पाए। ऑफ कोर्स आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट भी कर सकते हो। हमारे दूसरे चैनल एनिमे गार्डन पे काफी जल्दी नया
नया कंटेंट आना शुरू होने वाला है, तो उसे आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में, एक बार चेकआउट जरूर करना। हम करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे क्लोज। जब मामला फाइनल हो जाएगा कि स्टोरी सच में स्टेबल चल सकती है तो तुम्हारा भाई ड्यूरेशन को भी जरूर बढ़ा देगा, और ऐसा करने में आप हमारी हेल्प कर सकते हो वीडियो को लाइक करके। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।